कल की क्लास में याद है क्या पढ़ा रहा था? कल की क्लास में हम लोगों को एक सेक्शन पढ़ना था, सेक्शन 19। कल की क्लास में हमको एक सेक्शन पढ़ना था, सेक्शन 19। पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? तो मैं सेक्शन 19 में आपको क्या पढ़ा रहा था? कुछ भी नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं। 19 तो मैंने पढ़ाया नहीं। एक हाँ, बैठ जा बेटा, एंड में आपको ओवरव्यू जरूर देके गया था। एक तो पता नहीं चलती खड़ी है बैठी है। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? हाँ यहां रख दो, थैंक यू। तो बेटा अभी कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। भैया पॉइंट ये है कि सेक्शन 19 क्या बोलता है। पहले आपको कल मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी समझाया। मैंने कल आपको होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी समझाया कि नहीं समझाया? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी तो वो कंपनी है जिसकी सब्सिडरीज होती हैं। यही डेफिनेशन है लॉ में, सेक्शन 2 के क्लॉज 46 में। और सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या तो होल्डिंग कंपनी के पास है, या सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। अब आओ सेक्शन 19 पर। अब आओ सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 क्या बोलता है? सर सेक्शन 19 ये बोलता है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अपनी सब्सिडियरी कंपनी को अलॉट नहीं करेगी। जैसे आज मान लो राम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। मान लो राम लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी है। राम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और लेटर से राम लिमिटेड की सब्सिडरी है लक्ष्मण लिमिटेड। लक्ष्मण लिमिटेड राम लिमिटेड की क्या है? सब्सिडियरी है। तो बेटा लॉ ये बोला, एक ही चीज को बोलने के दो तरीके हैं। लॉ ये बोला कि या तो सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। क्या बोला लॉ? या तो सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। मतलब लक्ष्मण लिमिटेड क्या नहीं करेगी? कैन नॉट एक्वायर शेयर्स। लक्ष्मण लिमिटेड राम लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर नहीं करेगी। या इसको, इसी बात को एक और ऐसे तरीके से बोल सकते हो कि राम लिमिटेड अपने शेयर्स लक्ष्मण को नहीं देगी। राम लिमिटेड अपने शेयर्स लक्ष्मण को नहीं देगी। तो राम लिमिटेड नॉट टू अलॉट शेयर्स। तो कुल मिला के सेक्शन 19 क्या बोला? सेक्शन 19 ये बोला कि सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकती है, या ऐसे बोल दो कि होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अपनी सब्सिडियरी को अलॉट नहीं करेगी। कुल मिला के नेट ऑन नेट कॉन्सेप्ट यह है कि लक्ष्मण के पास राम के शेयर्स नहीं हो सकते। नेट ऑन नेट कॉन्सेप्ट क्या है? लक्ष्मण के पास राम के शेयर्स नहीं हो सकते। नेट कॉन्सेप्ट इतना सा है कि लक्ष्मण कैन नॉट हैव शेयर्स ऑफ राम। नेट कॉन्सेप्ट क्या है? लक्ष्मण कैन नॉट हैव शेयर्स ऑफ राम। समझ में आया? लेकिन बेटा अब ये जो रूल है, इस रूल के 3 एक्सेप्शंस हैं। इस रूल के बेटा 3 क्या है? एक्सेप्शन है। उन एक्सेप्शन केसेस में सब्सिडियरी कंपनी के पास अपनी होल्डिंग कंपनी यानी राम लिमिटेड के शेयर्स हो सकते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस हैं 3। इसके कितने एक्सेप्शंस हैं? 3। पहला एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन 1 क्या है? सर सपोज करो एक बंदा है बाली। कौन है? बाली। बाली ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। क्या बना दिया? अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, अपना एलआर बना दिया। किसको? लक्ष्मण लिमिटेड को। किसको बना दिया? लक्ष्मण लिमिटेड को बना दिया। और अब मैं कहता हूं बाली के पास 1000 शेयर्स रखे हुए हैं। बाली के पास 1000 शेयर्स रखे हुए हैं। किसके? राम लिमिटेड के। बाली के पास 1000 शेयर्स रखे हुए हैं राम लिमिटेड। अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? ये जो बाली था ये इसका डेथ हो गया। अब अगर बाली का डेथ हो गया
तो बाली के पास जो 1000 शेयर्स है राम लिमिटेड के, वो लक्ष्मण के पास चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण बाली का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो जैसे ही बाली की डेथ हुई, ये शेयर्स किसके पास चले गए? लक्ष्मण के पास। तो लॉ बोला ये अलाउड है, लॉ बोला ये अलाउड है। लॉ बोला सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकती है अगर कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाए। शेयर होल्डर वैसे कौन था? बाली। बाली की तो डेथ हो गई। अब बाली ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको बना रखा था? लक्ष्मण को। और बाली के पास राम के शेयर्स भी थे। तो जैसे ही बाली की डेथ हुई, तो जो बाली के पास 1000 शेयर थे राम के, वो किसको मिल गए? लक्ष्मण को। तो कुल मिला के लक्ष्मण के पास राम के 1000 शेयर आ गए कि नहीं आ गए? तो अब लक्ष्मण ये वाले शेयर होल्ड कर सकता है। लॉ बोला कोई दिक्कत नहीं है। लॉ बोला सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स, लॉ क्या बोला? सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकती है। बोलिए आया? अच्छा अब समझो, क्या बातें क्यों करनी है बेटा? अच्छा चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? जी सर हमको आ गया। अच्छा अब सुनो एक बहुत जोरदार बात। सर लक्ष्मण के पास इस एग्जांपल में राम के 1000 शेयर आ गए, तो लक्ष्मण राम का शेयर होल्डर है कि नहीं? अब तो राम की जब जनरल मीटिंग होगी, तो क्या लक्ष्मण को वोटिंग राइट मिलेंगे? भाई कंपनी में वोटिंग राइट किसको होते हैं? शेयर होल्डर्स को। क्या लक्ष्मण के पास राम के शेयर है? हाँ सर। तो क्या लक्ष्मण के पास अगर राम के शेयर है, तो क्या लक्ष्मण को राम में वोटिंग पावर मिलेगी? तो आंसर इज यस, मिलेगी। तो क्या लक्ष्मण को वोटिंग पावर होगी? तो याद रखना, लक्ष्मण विल हैव क्या? वोटिंग पावर। लक्ष्मण को वोटिंग पावर मिलेगी। किस में मिलेगी? लक्ष्मण को वोटिंग पावर मिलेगी राम में। बोलिए आया क्या? चलिए पहला एक्सेप्शन क्लियर है। दूसरा पढ़ोगे क्या? चलो फिर आओ दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2, सर क्या हुआ? सर लॉ बोला कि सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकती है। कैसे? एज ए ट्रस्टी। लॉ बोला लक्ष्मण लिमिटेड राम लिमिटेड के शेयर्स एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकती है। क्या मतलब होता है ट्रस्टी का? सर ट्रस्टी वो बंदा होता है जो प्रॉपर्टी किसी और के बेनिफिट के लिए होल्ड करता है। मतलब प्रॉपर्टी आपके पास है पर प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, तब आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी कौन है? प्रॉपर्टी आपके पास है लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, एक एग्जांपल देता हूं। मैं आज क्लास में अपना मोबाइल फोन भूल गया, तो मैंने फिजा को फोन कर दिया कि बेटा मेरा मोबाइल फोन रह गया, तो अपने पास रख लेना। तो इसने रख लिया, पर इस मोबाइल के बेनिफिट तो मेरे ही हैं, मालिक भी मैं ही हूं, सब यही है। बस ये फोन संभाल के रखी हुई है जब तक मैं इससे वापस नहीं ले रहा। तो मेरे फोन की क्या हो गई? ट्रस्टी। ट्रस्टी वो है जिसके पास एसेट है लेकिन उसको एसेट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब एग्जांपल ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। अब जैसे मैं बताता हूं, फिजा है, ठीक है, एक गाना भी है बहुत फेमस, समझ गई ये गाना कौन सा है? कौन सा गाना है? कहीं से वो फिजा आई। सुना है क्या आपने गाना? नहीं सुना? सर वेरी फेमस सॉन्ग। अब मैं गाऊं तो क्या चलो तो हाँ पक्का 500 रुपए लूंगा जितने लोग यहाँ बैठे उनसे पर पर्सन। अभी देख लो। हाँ ला, टोटल ला तू। मैं चिंदी आदमी हूं। चलो वापस मत मांगना। तो गाना कुछ ऐसे है, कहीं से वो फिजा आई, गमों की धूप संग लाई। ठीक है, हो गया। चलो आओ, यही है बस, हो गया, खत्म। चलो तो हाँ क्या परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हुई थी? गलत बात। चलो रिकॉर्डिंग में मैंने एक बार भी परफॉर्मेंस नहीं बोला। चलो बात हुई थी गाना गाने की, मैंने गा दिया। हाँ पूरा नहीं बोला गया, फंस गया तू, गए 500 तेरे। चलो अच्छा तो सुनना,
ये बीच में से चुपके से निकल आया, बोले निकल लो, बोले सर तो बातें कर रहे हैं, पता चढ़ ही चलेगा सर को। चलो, पहले भी ऊपर मंडरा रहा था मधुमक्खी की जैसे, इधर से झाका उधर से झाका, फिर आया है। क्या नाम है आपका? मधुमक्खी रख दें? अभिनव। चलो अभिनव मधुमक्खी है ये। चलो देखना इधर, अब आओ फिजा, इधर आओ। तो फिजा है। अब बेटा क्या है कि फिजा को लेटर से कैंसर है और ये मरने वाली है। अब एग्जाम्पल है बेटा, तो इसको कैंसर है, मरने वाली है। अब फिजा के दो छोटे बच्चे हैं, फिजा के दो छोटे बच्चे हैं, 2 या 3? बोले सर 2 लड़के और 1 लड़की। ठीक है, तो फिजा के 3 बच्चे हैं, एक चिंटू, एक मिंटू और एक पिंटी। लड़की है ना, करंट मार्केट प्राइस नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो फिजा के 3 बच्चे, चिंटू मिंटू पिंटू या पिंटी, चिंटू मिंटू पिंटी। अब फिजा को चिंता, यार मेरी डेथ हो गई तो मेरे बच्चों की टेक केयर कौन करे। अब फिजा के पास ह्यूज क्वांटिटी में राम लिमिटेड के शेयर थे। फिजा के पास लेटेस्ट से 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे किसके? ऑफ राम लिमिटेड। ठीक है, फिजा के पास 1 लाख शेयर्स थे ऑफ राम लिमिटेड। अब उनसे बहुत अच्छी डिविडेंड की कमाइयां आती थी, तो फिजा ने क्या किया? अपना ट्रस्टी बना दिया। फिजा ने अपना क्या बना दिया? ट्रस्टी बना दिया लक्ष्मण लिमिटेड को। फिजा ने अपना ट्रस्टी किसको बना दिया? लक्ष्मण लिमिटेड को बना दिया। फिजा ने अपना ट्रस्टी लक्ष्मण लिमिटेड को बना दिया, और ये जो 1000 शेयर थे राम के, वो लक्ष्मण को दे दिए। और लक्ष्मण से बोला कि बेटा सुन, फिजा ने लक्ष्मण को बोला कि ये जो मेरे राम के शेयर हैं वो मैं तुझे दे रही हूं, इन शेयर से जो भी डिविडेंड की अर्निंग आए, इन शेयर से जो भी डिविडेंड की अर्निंग आए, उससे तू मेरे 3 बच्चों का ख्याल रखना जब तक ये मेजर नहीं हो जा रहे। लक्ष्मण ने कहा ठीक है साहब, मैं रख लूंगा। तब लक्ष्मण क्या कर रहा है? इन तीनों बच्चों की टेक केयर कर रहा है। और टेक केयर किससे कर रहा है? उस अर्निंग से जो शेयर्स के ऊपर आएगी। तब सोचो ये शेयर्स रखे हुए किसके पास है? लक्ष्मण के पास। पर क्या शेयर्स का बेनिफिट लक्ष्मण को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। शेयर्स का बेनिफिट मिल रहा है फिजा के बच्चों को, यानी चिंटू मिंटू और पिंटी को। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो अब लॉ बोला कि आज अगर लक्ष्मण लिमिटेड चाहे तो, यानी सब्सिडरी कंपनी चाहे तो, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर यानी राम लिमिटेड के शेयर एज अ ट्रस्टी होल्ड कर सकती है। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आ गया? चलिए, तो 2 एक्सेप्शन क्लियर हुआ। अच्छा, अगेन यहां पे लक्ष्मण को वोटिंग मिलेंगे क्या राइट्स राम में? बिल्कुल मिलेंगे, लक्ष्मण कैन वोट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर से कनेक्ट कर देता हूं या लिख ही देता हूं। तो लक्ष्मण विल हैव क्या? विल हैव वोटिंग राइट्स इन राम। क्लियर है क्या बच्चों? सबको क्लियर है? पक्का? चलो, देखिए वो बेवकूफ बैठती थी ना, क्या नाम था? देवांशी नहीं, तनीषा। कहां है वो बेवकूफ? है अरे ये रही। चलो, और गीतांश। चलो, अब एक एग्जांपल लूंगा 2 बेवकूफों को मिला के। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। आप क्या सोचे आप पीछे बैठ जाओगे तो बच जाओगे? ऐसा नहीं होगा बेटा। यहां तक क्लियर है? मेरी छत्र छाया हर बच्चे पे। चलो, यहां तक क्लियर हुआ? पहले बताओ सर। देखो बड़ा इजी है, बच्चे क्या रटते हैं तो लगता है कि यार लॉ हार्ड है। रटना नहीं है, समझना है। सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीदेगी, होल्डिंग अपने शेयर सब्सिडरी को नहीं देगी। एक्सेप्शन है 3। सब्सिडरी को चाहिए तो होल्डिंग के शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रख ले, सब्सिडरी को चाहिए तो होल्डिंग के शेयर एज अ ट्रस्टी रख ले। अब तीसरा एक्सेप्शन बड़ा प्रैक्टिकल सा एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन बड़ा प्रैक्टिकल सा एक्सेप्शन है। अगर देखो तो, नहीं देखो तो कुछ नहीं है, देखो तो बहुत कुछ है। थर्ड एक्सेप्शन। अब थर्ड एक्सेप्शन क्या है? सर ऐसा तो है नहीं ना कि राम और लक्ष्मण जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से एक दूसरे के होल्डिंग सब्सिडरी थे। ये तो है नहीं ना, बोले हम तो पैदा ही होल्डिंग सब्सिडरी हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। अब देखना कहानी क्या हुई। राम लिमिटेड ने 52% इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 52% इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। 52% इक्विटी शेयर्स खरीद लिए ऑन
15 जून 15 जून को खरीद लिए लक्ष्मण के। किसके खरीद लिए? लक्ष्मण के। तो बेटा एक बात बताओ, अगर राम ने लक्ष्मण के 52% इक्विटी शेयर्स खरीद लिए 15 जून को, तो राम का और लक्ष्मण का होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन 15 जून को ही आएगा। भाई होल्डिंग सब्सिडरी आप कब होते हो? जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, और वोटिंग पावर आती है इक्विटी शेयर्स पे। तो जब राम ने 52% इक्विटी शेयर्स लक्ष्मण के खरीद लिए, मतलब राम के पास लक्ष्मण में 52% वोटिंग पावर आ गई, तो राम होल्डिंग और लक्ष्मण सब्सिडरी हो गई ऑन 15 जून। अग्रीड हो? अग्रीड हो? तो ये बेटा हो गई होल्डिंग कंपनी, और ये बेटा हो गई सब्सिडरी कंपनी। और ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कब क्रिएट हुआ? 15 जून को। मानते हो? अब सर आप कोई भगवान तो हो नहीं, ठीक है ना, बाबा रामदेव हो, तो आपको तो ये नहीं पता, अब लक्ष्मण को ये थोड़ी पता था कि 15 जून को आके राम मेरे 52% शेयर खरीद लेगी। तो अभी लक्ष्मण ने क्या किया था? लक्ष्मण ने क्या किया था 12 जून को? कब? 12 जून को तो इनका होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन था ही नहीं। तो लक्ष्मण ने क्या किया था? 12 जून को परचेस करे थे। क्या करे थे? परचेस करे थे लेटस से 25,000 शेयर्स। किसके खरीदे थे? ऑब्वियसली राम के खरीदे थे। तो अब लॉ यही बोला, अब आप सोचो, जब लक्ष्मण ने 12 जून को राम के शेयर्स खरीदे, तब क्या लक्ष्मण सब्सिडरी थी राम की? नहीं थी। तो लॉ बोला अगर सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी बनने से पहले होल्डिंग कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हुए थे, अगर किसने? सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले, किसने बेटा? सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले अगर होल्डिंग कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हुए थे, तो वो शेयर सब्सिडरी कंपनी अपने पास आराम से होल्ड करके रख सकती है। बोलिए आया? लेकिन अब की बार लॉ बोला, अब की बार लॉ बोला वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। नो वोटिंग राइट्स टू लक्ष्मण। लक्ष्मण को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे अब की बार इन राम। नो वोटिंग राइट्स टू लक्ष्मण इन राम। समझ में आया क्या? बोलो आया नहीं आया? तो ओवरऑल सेक्शन 19 इतना सही है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओवरऑल सेक्शन 19 इतना ही है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट भी मैंने सेक्शन 19 का मिस नहीं किया, अभी मैं रीड करा दूंगा आपको। सिंपल सा आपको याद रखना है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को अपने शेयर अलॉट नहीं करेगी, सब्सिडरी कंपनी भी जाके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। कुल मिला के सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर नहीं हो सकते सिवाय 3 केसेस के। पहला केस एज अ एलआर, दूसरा केस एज अ ट्रस्टी, और तीसरा केस सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले अगर होल्डिंग कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हुए थे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आया? आया क्या? चलो बधाई हो। ठीक है, लॉ में लिखा है बेटा, क्या करें बताओ, क्या करें बताओ। सर ऐसे तो हर चीज का रीजन है, आपका नाम क्या है? आर्यन। क्यों है भाई? क्यों रखा? क्यों लगा? सर ये वो वाले सवाल है कि क्यों नहीं दिया, बट फिर भी मैं लॉजिक में जाता हूं। बट ये लॉजिक ऐसा है जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर एक्चुअल में क्या होता है, एक रिस्क होता है होल्डिंग सब्सिडरी की होल्डिंग बन जाए और सब्सिडरी होल्डिंग की सब्सिडरी बन जाए। अगर ये चीज रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। सोचो कैसे। आज होल्डिंग ने सब्सिडियरी के 52% शेयर खरीद लिए, और लेटर से 12 जून को सब्सिडरी ने जो होल्डिंग के शेयर खरीदे थे, 12 जून को बनने से पहले वो 49% शेयर खरीदे थे। 49, ठीक है, तो इसके पास कितने शेयर हो गए? इसके 49% हो गए। अब बाद में लक्ष्मण लिमिटेड मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बन गई वाली की, और मान लो 2% शेयर यहां से आ गए, तो अब 59 + 2, 49 + 2 कितने परसेंट शेयर हो गए? 51। फिर तो ये भी इसकी सब्सिडरी हो गई और होल्डिंग हो गई, ये भी इसकी सब्सिडरी और होल्डिंग हो गई। लेकिन अब ये चीज बचाने के लिए क्या किया गया? लक्ष्मण को बोला गया कि जो शेयर तेरे पास पहले से, तो उस पर तेरे को वोटिंग राइट नहीं देंगे। वोटिंग राइट नहीं देंगे तो यहां 49% शेयर होकर भी इसके पास वोटिंग राइट 0 है। तो अगर यहां एलआर बन भी गई तो भी वोटिंग राइट सिर्फ कितने मिलेंगे? 2% मिलेंगे। तो ये प्रिवेंट करने के लिए कि होल्डिंग सब्सिडी की और सब्सिडी होल्डिंग की एक दूसरे की सब्सिडी क्रिएट ना हो, दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। बट अगेन दैट इज समथिंग विच आई कैन ओनली गेस,
and many other lawmakers will guess. These are not the clear reasons and government will never disclose you the actual reasons for behind making any law. Clear है? But that is the most common reason which is normally interpreted. ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, किसके पास? तो फिर एक को सरेंडर करना पड़ता, कोई ऑप्शन ही नहीं. यू कैन नॉट कंटिन्यू टू बी होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ईच अदर. वन कंपनी विल हैव टू सरेंडर द शेयर ऑफ द अदर. कहां गया? चलिए, अब बेटा अपन पढ़ेंगे इसको. अब इसको पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कल यही वाला सेक्शन पढ़ना था हमको. अरे एक ही बात है यार. हाँ भाई, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे किया है, याद ही नहीं था मुझे. तो चलो इधर देखना, अभी भी नहीं हुआ. ठीक है, अब इधर देखना बेटा, ध्यान से पढ़ना. ऑनलाइन वालों को तो क्लियर दिखेगा, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा दिखेगा, पर मैं सेक्शन एक साथ रीड कराना चाहता हूं, तो आपके पास तो बुक भी आई ना साथ के साथ. चलिए इधर देखिए बेटा, अब इसको पढ़ना एक बार. क्या लिखा है? प्रोहिबिशंस विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी. अ कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी. बोले कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगी. यानी कुल मिला के आप सब्सिडियरी कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी. इधर बाय इटसेल्फ ना तो खुद होल्ड करेगी, ना अपने किसी नॉमिनी के थ्रू करेगी. इसका क्या मतलब है? नॉमिनी के थ्रू होल्ड करना होता है इनडायरेक्ट. आज सब्सिडरी को पता था कि वो खुद शेयर नहीं खरीद सकती, तो सब्सिडरी कंपनी ने अपने डायरेक्टर को पैसे दे दिए और बोला जा तू खरीद ले हमारे बिहाफ पे, तो वो नॉमिनी हो गया. तो बोले ना आपको खुद खरीदने हैं, ना अपने नॉमिनी के थ्रू खरीदने, कुल मिला के खरीदने ही नहीं. A subsidiary company shall not hold any shares of its holding company. A holding company shall not allot or transfer its shares to any of its subsidiary company. सर एक ही बात है, एक ही बात को दो अलग तरीकों से लिखा हुआ है, और मैंने दोनों बातें आपको डायग्राम में समझाई थी. अच्छा, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉइड होगा. अगर सब्सिडी ने होल्डिंग के शेयर खरीद भी लिए तो वो वॉइड होगा. तो एनी अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स by a holding company to any of its subsidiary companies shall be void होगा, वो बात ही खत्म. लेकिन अब क्या है? एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस में लिखा है द प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई. ये वाला जो प्रोहिबिशन है ये नहीं अप्लाई होगा. शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. बोले इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा. शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. कब कब नहीं अप्लाई होगा? ए पॉइंट, shares held as legal representative, where the subsidiary company holds such shares as the legal representative of a deceased. Deceased मतलब जो मर गया, deceased माने died, जो मर गया, सलट गया, of a deceased member of the holding company. दूसरा, shares held as a trustee, where the subsidiary company holds such shares as a trustee. और तीसरा, shares held before the company became a subsidiary. Shares held before the company became a subsidiary. So where the subsidiary company is a shareholder even before it became a subsidiary company of the holding company. लेकिन out of the above three cases, the subsidiary company shall have a right to vote at a meeting of holding company. Right to vote होगा only in case A and B. मतलब यहां पे वोटिंग राइट मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा. बोलिए आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया. ये पूरा सेक्शन था. कौन सा सेक्शन था? 19. ठीक है. तो सब्सिडरी कंपनी को नहीं अलॉट करने, नहीं होल्ड करने कोई भी शेयर्स होल्डिंग कंपनी के. होल्डिंग कंपनी को नहीं अलॉट करने अपने शेयर्स सब्सिडरी कंपनी को, कर दिए तो वो अलॉटमेंट वॉइड है. ये प्रोहिबिशन नहीं अप्लाई होगा. Shares held as legal representative, share held as trustee, or shares held before the company became
सब्सिडरी। सिंपल है, अंदर का कंटेंट नहीं भी लर्न करो, ये छोटी छोटी सब हेडिंग मैंने बना के दे रखी है, इसी से पॉइंट अपने आप में क्लियर है। ठीक है, और याद रखना है वोटिंग राइट वाला है मेन पॉइंट, कि ए और बी केस के अंदर वोटिंग राइट मिल रहा है, सी केस में नहीं मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? यहां पर आकर फिनिश होता है सेक्शन 19। कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डन है बच्चों? पक्का? चलें आगे? जी सर, चलो सर आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या आ रहा है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बड़ा इजी सा सेक्शन है, पेपर में तो नहीं आना जाना, लेकिन पढ़ लेंगे एक बार, सिलेबस में। हाँ जी, अब ये क्या टॉपिक है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये क्या टॉपिक है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस मतलब टू सेंड डॉक्यूमेंट्स। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? सेंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन। सेंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन। सर्विस का मतलब क्या है? सेंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन। आज मान लीजिए एक पर्सन को दूसरे पर्सन को डॉक्यूमेंट्स भेजने, मैं क्या बोल रहा हूं, आज मान लीजिए कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को क्या भेजने हैं? डॉक्यूमेंट्स। तो कैसे भेजेगा? ये है बेटा हमारा सेक्शन 20। तो सर लॉ बोला कि अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को डॉक्यूमेंट भेजने, तो इसमें 3 अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कोई भी बंदा, ये कोई भी बंदा, मुझे नहीं पता है कौन है, कोई भी हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट हो सकती है, ये आरओसी हो सकती है, एनसीएलटी हो सकती है, कोर्ट हो सकती है, ये कोई भी पर्सन है, ये एनी पर्सन है। अब ये एनी पर्सन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट करना चाहता है, यानी डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है। किसको? या तो कंपनी को या कंपनी के ऑफिसर्स को। तो ये एक बंदा है, पता नहीं कौन है, मैं भी नहीं जानता इसको। अब ये बंदा डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है किसको? कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स को। क्या भेजना चाहता है? डॉक्यूमेंट। तब सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट भेजे कैसे, भेजने का तरीका क्या, व्हाट्सएप कर दें क्या, ईमेल कर दें क्या, क्या करें, कुरियर से भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, खुद जाकर देकर आए, क्या करें, व्हाट्सएप पे भेज दें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, करना क्या है, फेसबुक पे डाल दे, बोले अपलोड कर दिया, करना क्या है, इंस्टाग्राम पे डाल दे पोस्ट बना के, रील बना दे उसकी, ठीक है, करना क्या है, दैट इज द होल क्वेश्चन, करना क्या है। तो लॉ बोला कैसे भेजोगे, बोले या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। रजिस्टर्ड पोस्ट आप सब समझते होंगे, आई एम श्योर, वो डाक विभाग होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट, वहां जाते हैं, बोलता भैया कुरियर है, तो पहले लाइन में लगे रहते हैं, पसीना बह रहा होता है, फिर लाइन में नंबर आता है, फिर वो बूढ़े से अंकल कोई बैठे होते हैं, वो लेकर 5 मिनट तक कर 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 करके प्रिंट से स्लिप निकलती है, फिर मिलती है। पता है ना रजिस्टर्ड पोस्ट, लगाया होगा किसी ने लाइफ में कभी ना कभी तो, हाँ लगाया है, वो हैंड रेस करा, हाँ सर बहुत एक्सपीरियंस है, प्रो हूं हम, चले, चलो खैर कोई नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट। और रजिस्टर्ड पोस्ट की बड़ी बहन है स्पीड पोस्ट, ठीक है, ये दोनों साथ ही जाते हैं, बस स्पीड पोस्ट जल्दी जाता है और रजिस्टर्ड पोस्ट धीरे धीरे जाती है, यही फर्क है, दोनों पोस्टल डिपार्टमेंट से होते हैं। और रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट की सौतेली बहन है कुरियर, सौतेली है, प्राइवेट है, मतलब कुरियर में, स्पीड पोस्ट में और रजिस्टर्ड पोस्ट में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट इज बाय गवर्नमेंट एंड कुरियर इज प्राइवेट, लाइक ब्लू डार्ट से भेज दिया, सौतेले हैं इसलिए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, बच्चा सौतेला हमेशा ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। चलें आगे। अच्छा, ये खुद दे आओ, खुद दे आओ भाई, कंपनी को ही तो देना है डॉक्यूमेंट, कंपनी के ऑफिसर को, बोले खुद जाओ डॉक्यूमेंट लेके और रजिस्टर्ड ऑफिस पे दे आओ, लो बेटा, तो खुद जाओ और रजिस्टर्ड ऑफिस पे ले आओ। ये फिजा होशियार हो गया, हाथ ही नहीं आगे बढ़ा है, बोले मिलना तो है नहीं, ठीक है पक्का, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लीविंग, लीविंग मतलब खुद छोड़ के आ रहे हो, लीविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। और आखिरी तरीका बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो, सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब, और 2 ही मोड यहां पे प्रिस्क्राइब्ड हैं, ध्यान रखने हैं दोनों, एक तो ईमेल और दूसरा बोलो, एक ईमेल अलाउड है और एक फैक्स अलाउड है।
ईमेल सबको पता है, फैक्स ना पता है, ना पता करने की जरूरत है, ना सर से पूछना है। सर को नहीं पता फैक्स क्या होता है, आपको पता है तो गूगल कर लेना। क्लियर है क्या? तो ये क्या बोल रहा है, कंपनी को डॉक्यूमेंट कैसे भेजेंगे। आज मान लो एनसीएलटी कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहती है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दे, स्पीड पोस्ट से भेज दे, कोरियर कर दे, लीविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कर दे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दे। तो क्या लिखा है, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 अप्लाइज वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड ऑन। किसे देना है, या तो कंपनी को या एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी को। फिर बी पॉइंट बोला है डॉक्यूमेंट पे एड्रेस किसका डालोगे, ऑब्वियसली कंपनी का डालोगे। द डॉक्यूमेंट शैल बी एड्रेस टू द कंपनी या ऑफिसर ऑफ कंपनी। और भेजोगे कैसे, द डॉक्यूमेंट शैल बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और करियर और लीविंग एट दैट रजिस्टर्ड ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब। क्लियर है क्या? डी पॉइंट में हमको दिमाग लगाना नहीं है। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आप हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? हाईलाइट नहीं करूंगा, फिर भी अगर एक सेफर साइड के लिए पेपर में पढ़ना चाहो तो ये वाला पार्ट जरूर याद रख लेना कि ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है, या तो कंपनी को या कंपनी के ऑफिसर को। ठीक है, कोई क्वेरी पूछा था, बताओ बेटा। सर ये ऑफिसर कौन हुआ इसमें? ऑफिसर ऑफ द कंपनी कौन सा हुआ है? तू शुरू से पढ़ रहा है, डे 1 से? नहीं, कब से पढ़ रहा है? तो बीच में आया था, कितना बीच में आया था? सेकंड चालू करा। तब से तो 50 बार बता चुका मैं ऑफिसर क्या होते हैं। बेटा कोई बात नहीं, याद रखिए पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कहीं भी वर्ड ऑफिसर यूज होता है तो ऑफिसर में कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा, ये लोग आते हैं कंपनी के ऑफिसर्स। बहुत बड़ी लिस्ट है पर ये मेन मेन बंदे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ मन बताओ क्या? अरे सर आप सारा लर्न करो, हमारी तरफ से सब खुला है, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज नहीं इंपॉर्टेंट है तो पूरे टोटलिटी 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, बट मेरी तरफ से सब खुला और मैं सब पढ़ा रहा हूं। आपको चाहिए आप एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वर्ड लर्न करो, कोई टेंशन नहीं है। बस प्रायोरिटाइज करो हाईलाइटेड पार्ट को, प्रायोरिटाइज करो हाईलाइटेड पार्ट को। मतलब बुक में अगर 500 बनने हैं तो अगर आपको 500 के 500 बनने लड़ने तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं मेरी क्लास में कोई 9 में 90 नंबर भी लाए। बट अगर हम प्रैक्टिकली चले तो हमको पता है थ्योरी लर्न करने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो प्रायोरिटाइज हमें हाईलाइटेड वाला पार्ट करना है, उसके बाद जो हो जाए सब अच्छा है। ठीक है, चलते हैं। और मल्टीपल चॉइस में आ भी जाएंगे तो बेटा हम ये थोड़ी बोल रहे हैं एक बार रीड नहीं करना, रीड तो करना ही है, तो वैसे भी हो जाएंगे। चलिए, अच्छा अभी ऊपर वाले केस में हमने डॉक्यूमेंट किसको भेजा था? हमने ऊपर वाले केस में डॉक्यूमेंट किसको भेजा था? या तो कंपनी को या कंपनी के ऑफिसर्स को। अब की बात कोई भी बंदा ही है, ये कोई भी पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, ये कंपनी हो सकती है, कंपनी का कोई ऑफिसर हो सकता है, ये ऑडिटर हो सकता है, ये पड़ोस वाले चाचा जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन है। ये सड़क पे बैठा भिखारी हो सकता है, डोंट केयर ये कौन है, मुझे नहीं पता है कौन है। तू क्यों ऐसा बोले? अरे मेरी बात हो रही है। चलो तो इधर देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, लॉ बोल रहा है। चलो इधर देखना, कुछ भी गलत हो कंट्री में ब्लेम लॉ। ठीक है, वहां यूक्रेन में वॉर हो रही है, हमारी सरकार लोगों को लेके आ रही है, वो साले सरकार को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले तुम हमको पहले क्यों नहीं लाए? आ जाते, तुम्हें नहीं दिख रहा था तुम्हारे देश में वॉर होने वाली, तुम वहां बैठ के तुम्हें नहीं पता चल रहा, एक तुम लेके आ रहे हैं। गजब है, कुछ भी हो सरकार को ब्लेम कर दो। तो मैं भी ऐसे करता हूं, कुछ भी हो लॉ को ब्लेम कर दो। लॉ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो देखो इधर देखना, मतलब खराब स्थिति है। अब मैं इमोशनल हो गया तो क्लास खत्म हो जाएगी, इधर आओ। चलो, तो एनी पर्सन है, कोई भी है ये, अभी कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कंपनी का ऑफिसर, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, प्रैक्टिकली ये लोग होते हैं, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये लोग। तो ये बंदा एक डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है। क्या भेजना चाहता है? अब की बार डॉक्यूमेंट भेजना है आरओसी को। किसको? तो कैसे भेजेंगे? ऊपर वाले 5 तरीके सेम है, सेम। रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कोरियर से, खुद जाके दे आओ, डिलीवरिंग इट एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार या सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब।
रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, डिलीवरिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, सो डिलीवरिंग एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी वही दो हैं, एक फैक्स और दूसरा ईमेल। पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मोड आ रहा है तो याद रखिए फैक्स और ईमेल की बात हो रही है। अब यहां पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, पोस्ट। सब पोस्ट से बेटर तरीका इसको याद रखने का, वैसे लॉ में तो पोस्ट ही लिखा है, लेकिन पोस्ट से बेटर तरीका इसको याद रखने का है ऑर्डिनरी पोस्ट। क्या? ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये हो गए स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, तो इन दोनों से इसको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या नाम दे दिया? ऑर्डिनरी पोस्ट। अब आप ये पूछो सर ऑर्डिनरी पोस्ट होता क्या है? सर रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, आप एक एनवेलोप लेते हैं, उसमें अपना कुरियर डालते हैं, कुरियर डाल के उसको सील करते हैं और सील करके पोस्ट ऑफिस विभाग में जाते हैं। वहां पे एक काउंटर होता है, गल्ला होता है, काउंटर पे एक बूढ़े अंकल बैठे होते हैं, उन्हें वो देते हैं, फिर वो 50 रुपए लेते हैं, फिर कर करके एक प्रिंटिंग स्लिप निकालते हैं और आपको देते हैं। ये होता है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, तीनों में। ऑर्डिनरी पोस्ट में ये नहीं होता। ऑर्डिनरी पोस्ट में एनवेलोप लेते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट डालते हैं, एनवेलोप को सील करते हैं, फिर रेवेन्यू स्टैंप आती है, 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली। वो लेते हैं 10 रुपए वाली, डिस्टेंस के हिसाब से लगती है, 10 रुपए वाली ली। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब तुम ऑफिस में जाओ तो पता चले। फिर एनवेलोप पे लगाते हैं, चिपकाते हैं, फिर चिपका के पोस्ट ऑफिस जाते हैं। अंदर नहीं जाना, बूढ़े वाले अंकल के पास नहीं, बाहर डब्बे लगे होते हैं, लाल पीला हरा, अपना हमेशा लाल ही है, पीले हरे में कभी मत डालाना। एक गवर्नमेंट के लिए होता है, एक मिलिट्री के लिए होता है, तो वो अपने लिए कभी यूज का नहीं, अपने लिए यूज लाल वाला, लाल वाले में डाला है। फिर साल 2 साल में एक पोस्टमैन आता है, उस रेड वाले डब्बे को खोलता है, उसमें सारी मेल भरता है और अगले 3-4 साल में अपने अपने स्थान तक पहुंचाता है। तो दैट इज ऑर्डिनरी पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप फैन हो स्कैम मूवी के और आपका जीवन का तकिया कलाम और रिस्क है तो इश्क है, अगर ऐसा हो तो आरओसी को डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पोस्ट से पहुंचना, क्योंकि पता नहीं है पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचा तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो तो ऑर्डिनरी पोस्ट, नहीं तो चुपचाप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड। बोलिए आया? अब यहां पे क्लैरिटी क्या चाहिए कि जब हम डॉक्यूमेंट कंपनी को दे रहे थे या कंपनी के ऑफिसर को दे रहे थे तो ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं था, बाकी पांचों तरीके सेम है। तो देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2 अप्लाइज वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड ऑन द रजिस्ट्रार। द डॉक्यूमेंट शैल बी सेंड बाय 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 तरीके, बस इतना ही लर्न करना है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलो। अब आखिरी केस है, अब की बार से डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा कंपनी द्वारा अपने मेंबर्स को। कौन किसको भेजेगा? कंपनी भेजेगी और अपने मेंबर्स को। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको मेंबर्स को डिविडेंड का चेक ही भेजना है, आपको अपने मेंबर्स को डिविडेंड का चेक ही भेजना है या जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना है। अब कंपनी में मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर आएंगे, अब शेयर होल्डर को रात को सोते सोते तो सपना आएगा नहीं, क्या नहीं चलो मीटिंग आई है, चलो चले चलो चले, ऑब्वियसली आप उनको नोटिस देके इन्फॉर्म करोगे। तो आज मान लो कंपनी में मेंबर है, ये सेजल कंपनी के मेंबर है, ये फिजा कंपनी के मेंबर है, ये श्रेया है, खुशप्रीत है, प्रियंका है, दिव्या है, चिराग है, स्पर्श है, किसी का नाम अमन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कंपनी के क्या है? मेंबर्स हैं। अब कंपनी इनको डिविडेंड का कोई चेक भेजेगी, कोई जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेगी, शेयर अलॉटमेंट लेटर भेजेगी, डियर शेयर होल्डर लख लख बधाइयां, तेनू शेयर मिल गए हैं, भेजेगी ना? भेजेगी ना? तो भैया आज शेयर अलॉटमेंट लेटर भेजना पड़ता है, डिविडेंड का चेक भेजना पड़ता है, मीटिंग के नोटिसेस भेजने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जहां पे कंपनी को अपने मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तब कंपनी अपने अपने मेंबर्स को डॉक्यूमेंट कैसे भेजेगी? सेम एज अबव, ऊपर वाले 6 तरीके, 6 के 6। चाहिए तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज दो, चाहिए तो स्पीड पोस्ट से भेज दो, चाहिए तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, चाहिए तो खुद जाके डिलीवर कराओ एट द एड्रेस ऑफ द मेंबर, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो विच इज फैक्स एंड ईमेल। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट और ये ओहो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हो गया, मेन समझने वाला पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो भाई हुआ क्या? अब कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को नवाब समझते हैं, एक्स्ट्रा होशियार समझते हैं,
कुछ लोग होते हैं ऐसे, समझा बेटा? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वैसी ये है, श्रेया है। तो हुआ क्या भाई, हमारी कंपनी में, मेरी एक कंपनी है, अब हमारी गरीब कंपनी बेचारी, तो मेरी कंपनी का नाम था राम लिमिटेड, ठीक है? राम का नाम लेके हमारे देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमने भी कंपनी बना ली राम लिमिटेड, ठीक है? मैंने पता नहीं कहीं तो अभी सुना पढ़ा, पता नहीं कहीं तो सुना था पढ़ा था क्या था, तो कोई तो बोला मोदी जी राम का नाम ले लेके कुछ तो था, समथिंग समथिंग, हाँ सॉरी, हाँ मोदी जी सीता का नाम, नहीं, सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम किए जा रहे हैं। आई रिसेंटली रेड इट समवेयर, या नाउ आई रिमेंबर, सो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आई रिसेंटली रेड इट समवेयर। सो खैर, तो हम तो खैर गरीब आदमी हैं, तो हमने एक कंपनी बनाई राम लिमिटेड, और ऐसा मैंने नहीं बोला था, ने बोला था, ठीक है? तो एक कंपनी है राम लिमिटेड, एक कंपनी है बेटा राम लिमिटेड, समझना। देखो जीवन में कितना दुखी बैठा है अपन, वो देखने जाते हैं कोई सीनिक ब्यूटी, कोई नेचुरल साइड देखने जाते हैं, इधर उधर देख रहे होते, वो झरना बह रहा है, वो चिड़िया उड़ रही है, वैसे बैठा वो रेड टी शर्ट में। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। चलो बेटा पढ़ाई में भी ध्यान लगा लो थोड़ा सा। अच्छा बताओ अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने जोक सुनाया था, रिपीट कर दो, बताओ। अरे नहीं रहने दो यार। चलो सुन रहा है ये तो हमारी बात। सो मैं ऐसे चेक करता रहता हूं कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। सो मैंने कंपनी बनाई राम लिमिटेड। मैंने क्या बनाई बेटा? एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम मैंने क्या रखा? कंपनी का नाम मैंने रखा राम लिमिटेड। अब समझना हो क्या रहा है। अब मेरी कंपनी में प्रैक्टिस है कि नॉर्मली हम अपने सारे मेंबर्स को जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, और नॉर्मली रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के 50-100 रुपए लगते हैं। अब मैंने वो ना, कुछ मेंबर नवाब होते हैं, श्रेया की फरमाइश आ रही है, फरमाइश समझते हो? तो श्रेया की फरमाइश आ रही है कि नहीं मेरे को ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं चाहिए, मेरी मार्केट में रेप्यूटेशन है। तो बोल रही है मुझे ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं चाहिए, मेरी मार्केट में रेप्यूटेशन। बोले मुझे कोरियर भेजिए ब्लू डार्ट का, मेरे को कोरियर भेजिए ब्लू डार्ट से। तब ऑर्डिनरी पोस्ट के खर्चे 50-100 रुपए, और ब्लू डार्ट से कुरियर भेजने का खर्चा 500 रुपए। तो अपन तो बढ़िया आदमी, अपन पूछ लिए काका जी देंगे पैसा, अपन तो दे देंगे, काका जी देंगे क्या पैसा? तो लॉ बोला नहीं, गलत नहीं। अब सुनना, लॉ बोला मेंबर चाहे तो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट एक स्पेसिफिक मोड से चाहिए। तो अगर मेंबर ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डॉक्यूमेंट एक स्पेसिफिक मोड से चाहिए, तो कंपनी को उसी स्पेसिफिक मोड से मेंबर को डॉक्यूमेंट भेजना होगा। यानी अगर ये बोल रही है कि मुझे ब्लू डार्ट के कुरियर से नोटिस चाहिए, तो मुझे इसे ब्लू डार्ट के कुरियर से ही नोटिस भेजना होगा, लेकिन नोटिस भेजने का जो खर्चा होगा वो मेंबर को, कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। और कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? सर ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ओआर। सारे मेंबर मीटिंग कर लेते हैं और एक फिक्स अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि अगर कुरियर से भेजेंगे तो 200 रुपए लेंगे, रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे तो 100 रुपए लेंगे, या इससे भेजेंगे तो इतने रुपए लेंगे। तो पॉइंट क्या है ये समझो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आज अगर कोई मेंबर ये चाहता है कि मुझे नोटिस एक स्पेसिफिक मोड से भेजा जाए, तो वो मेंबर कंपनी को एक रिक्वायर्ड अमाउंट डिपॉजिट कर दे। तो अगर उसने रिक्वायर्ड अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है तो मेंबर को नोटिस उसी मोड से भेजा जाएगा जिस मोड से उसने रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा वो आपको ध्यान रखना है, मेंबर्स डिसाइड करते हैं जनरल मीटिंग में बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। जैसे इस साल की मीटिंग होगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट डिसाइड कर देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर की मीटिंग होगी तो उसके नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट डिसाइड कर देंगे। बोलिए आया? तो देखो पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो, शुरुआत का तो मैं पढ़ा ही दूंगा। आश्रया may request the Ram Limited to deliver to her any document. Him includes her. याद आया? जनरल क्लॉजेज एक्ट, जेंडर एंड नंबर, याद आया? रिलेट करो ताकि आप जीसीए भूलो नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भूलो नहीं। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मस्त रहो, पढ़ाएंगे आपको। तो अब मेंबर में रिक्वेस्ट द कंपनी, आश्रया में request the Ram Limited to deliver to her any document by a particular Blue Dart courier
For this purpose, Shreya shall have to pay such fees as may be determined by the members in the annual general meeting. बोलिए आया? नहीं आया समझ में? तो देखो अब शुरुआत से पढ़े. सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2 applies where any document is to be served on any member. The document shall be sent by registered post, speed post, courier, ordinary post, delivering at the address of members, such electronic or other mode as may be prescribed. तो ये तो आपको लर्न करना ही है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये पूरी लाइन आपको लर्न करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पेपर में क्वेश्चन आता है. कुछ भी आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस आ सकता है, कैन बी एनीथिंग. आजकल पता है क्या हो गया, मैं बताऊंगा आपको, कराऊंगा अभी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड आते हैं. ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ रामायण चल रही थी तो रामायण में रावण को किसने माना. ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी कुंभकर्ण. ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा. पूरा कहानी बना के देगा. पहले पूरी रामायण लिख कर देगा. बोले राम जी चल रहे थे, फिर एक सोने का हिरन आया, उसको पकड़ने चले गए. लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, फिर वो भी चले गए. फिर सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को ब्रीच किया. फिर रावण आया, ब्रीच किया और वो उसको पकड़ के ले गए. फिर बोले हनुमान जी आए, सीता जी को ढूंढ के आए. फिर समुद्र के ऊपर बांध बना. ठीक है, फिर वो रावण को मार दिए. पूरी कहानी. फिर उस कहानी पे बेस्ड आपको देगा क्वेश्चंस, एंड दैट मल्टीपल चॉइस विल कवर मैनी चैप्टर्स साइमल्टेनियसली. सो दैट विल नेवर बी रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर चैप्टर. और 5 नंबर का वो एक एमसीक्यू आता है जिसमें 5 पार्ट होते हैं, 1 मार्क ईच. तो उसके अंदर नॉर्मली इस तरह का एक पार्ट बीच में डाल दिया जाता है. क्लियर है? जैसे एक जनरल मीटिंग का क्वेश्चन बनाएंगे और बीच में एक छोटी सी बात डाल देंगे कि मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नोटिस बाय कुरियर चाहिए और पैसा भी जमा किया था. तो ये सब बातें फिर आपको वहां पे काम आती हैं. डन है क्या? और एक कुरियर का मतलब दे रखा, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा. यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यस और नो. तो सेक्शन 20 समझ में आ गया. तो सेक्शन 19 हो गया, सेक्शन 20 हो गया, 18, 17 ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया. अब हमारे 2 सेक्शन बचे हुए हैं. कौन कौन से 2 सेक्शन बचे हुए हैं? एक तो बचा हुआ है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एक तो बचा हुआ है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. और एक सेक्शन हमारा बचा हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ जो भी है. पहले ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देखो. ये क्या पॉइंट है? बड़ा इजी सा है, बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है. अच्छा पहले एक एक चीज करने दो. ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है? साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं? है बताओ. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी खुद साइन कर सकती है? ऑब्वियसली नो. तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है तो वो कौन करेगा? कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट बना, कंपनी के बिहाफ पे बना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, कौन साइन करेगा? कौन साइन करेगा? नहीं नहीं डायरेक्टर मत बोलो, अभी मैं बताऊंगा कौन साइन करेगा. तो ये बताएगा सेक्शन 18. तो बोल रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी. बोले कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रोसीडिंग है जिसपे कंपनी का ऑथेंटिकेशन चाहिए, यानी कंपनी का साइन चाहिए. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे बना है, तो कौन साइन करेगा? मे बी साइंड बाय. बोले या तो ये साइन करेंगे एनी, एनी मतलब एनी वन, कोई भी एक, कोई भी एक केएमपी साइन करेगा. कौन साइन करेगा? केएमपी. केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल. पर्सोनल नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, पर्सनल होता है. तुम्हारी 12th के टीचर्स को प्रोनाउंसिएशन आती नहीं है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, उसमें पर्सनल, ये पर्सनल को पर्सोनल पर्सोनल करते रहते हैं, आप पीछे गाना गाते रहते हैं. पर्सनल बोलते हैं, पर्सनल. पर्सन फिर नेल, पर्सनल. क्लियर है? पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय. पर्सनल मींस एम्प्लॉय, पर्सनल मींस जाति मामला. समझ गए? तो जाति मामला नहीं है. तो साइन कौन करेगा? कोई भी एक की मैनेजरियल पर्सनल. अब आप पूछो फिजा की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है? किसी को पता है कि एमपी कौन होता है? पढ़ाया मैंने कभी?
डिफाइन करा चुका, कॉपी में डेफिनेशन लिखा चुका की मैनेजरियल पर्सनल की। हाँ मेरे को पता है तुम्हें नहीं याद, वापस लिखा दूंगा, पहले इधर देखो, अरे सुन लो मैं बताऊंगा अभी। कौन साइन करेगा? की मैनेजरियल पर्सनल, कोई भी एक की मैनेजरियल पर्सनल, अभी बताऊंगा की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है। या कोई भी ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब अभी बताया था, या कोई भी एम्प्लॉय साइन कर देगा जिसे बोर्ड ऑथराइज करेगा, मतलब बोर्ड अथॉरिटी दे देगा जा फिजा तू साइन कर दे तो फिजा कर देगी। बोर्ड अथॉरिटी दे देगा यश को जा तू साइन कर दे तो यश साइन कर देगा। बोर्ड अथॉरिटी दे देगी जब मधुमक्खी तू साइन कर दे तो वो साइन कर देगी। तो एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। और कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सील लगाओ तो बढ़िया, अरे कॉमन सील आई ऑप्शनल, लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर द कॉमन सील इफ एनी ऑफ द कंपनी। बोले कॉमन सील की कोई जरूरत नहीं है, लगानी है लगा दो, नहीं लगानी है भाड़ में जाओ। बोलिए क्लियर है? तो कंपनी के भी आप पे अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है तो कौन साइन करेगा? या तो की मैनेजरियल पर्सन या ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑथराइज बाय द बोर्ड। इतना सा इस सेक्शन का टेक अवे और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा हमको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? अब ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब कहीं एक्ट में कोई एक्सेप्शन दे दे और बोल दे कि ये लोग नहीं साइन करेंगे कोई और साइन करेगा तो बात अलग है, बट जब तक कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जा रहा, जनरल रूल यही है कि कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, या तो केएमपी साइन करे या ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसे बोर्ड ऑथराइज करेगा वो साइन करे। बोलिए आया? अब आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछोगे, और पूछना भी चाहिए, बनता भी है पूछना, सर ये बताओ की मैनेजरियल पर्सनल क्या होता है? सर ये बताओ की मैनेजरियल पर्सनल क्या होता है? तो बेटा की मैनेजरियल पर्सनल केएमपी को के अंदर 7 लोग आते हैं। कितने लोग? ये 7 लोग आते हैं, इन्हें की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाता है। कौन कौन? गिनो उंगलियों पे, ठीक है। सबसे पहला तो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोलो, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के यहां पे जॉब कर रहा है। तो कौन कौन आया बताओ? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ और सीएस। एंड पर्सन एम्प्लॉयड 1 लेवल इमीडिएटली बिलो होल टाइम डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनके इमीडिएटली नीचे वाले लेवल पे कौन काम कर रहा है। नॉर्मली होल टाइम डायरेक्टर कंपनी की सबसे सीनियर पोस्ट के लोग होते हैं। तो आज मान लो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर एक तो चिराग है और एक ये भूमि है, तो चिराग और भूमि कंपनी की क्या है? होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। अब चिराग और भूमि के जस्ट नीचे काम कर रहा है कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये स्पर्श, तो ये स्पर्श भी क्या मान लिया जाएगा? केएमपी, पर्सन एम्प्लॉयड इमीडिएटली 1 लेवल बिलो होल टाइम डायरेक्टर्स। इन 7 लोगों को की मैनेजरियल पर्सनल माना गया है। तो डेफिनेशन तो ये है, मीनिंग समझो तो ऐसे है, की माने इंपॉर्टेंट, मैनेजरियल मतलब जो मैनेज करे, पर्सनल माने एम्प्लॉइज। तो कंपनी को मैनेज करने वाले मेन एम्प्लॉइज, कंपनी को मैनेज करने वाले मेन एम्प्लॉइज, की माने इंपॉर्टेंट, मैनेजरियल माने मैनेजर, पर्सनल माने एम्प्लॉइज, तो कंपनी को मैनेज करने वाले मेन एम्प्लॉइज की मैनेजरियल पर्सनल, सीईओ, सीएफओ, सीएस, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, 1 पर्सन एम्प्लॉयड 1 लेवल बिलो। कोई दिक्कत? बोलो आया? तो ये आ गया, सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमारा एक आखिरी सेक्शन बचा हुआ है। पहले कॉपी के अंदर हेडिंग बनाओ, डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिख लेना केएमपी, अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिख लेना केएमपी। लिख लिया क्या? चलिए, अब आपके आईसीआई मॉड्यूल में अगेन केएमपी की डेफिनेशन आपको मिलेगी चैप्टर 1 में,
लेकिन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में। एंड यू हैव टू रियलाइज कि मैं चैप्टर 2 में ऑलरेडी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूं, तो हम कोई भी चैप्टर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, हम हर चीज साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलेंगे। तो हमने हेडिंग बना ली डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, ब्रैकेट में इसका सेक्शन लिख लेंगे, सेक्शन 2, सेक्शन तो 2 ही होता है डेफिनेशन का, क्लॉज 51 लिख लिया। एक्सप्लेन करेंगे। की मैनेजरियल पर्सनल मीन्स द फॉलोइंग, की मैनेजरियल पर्सनल मीन्स द फॉलोइंग। लिखेंगे ये पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ मत लिखना, मैं पेज फाड़ दूंगा, ध्यान रखना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्रैकेट में लिखेंगे सीईओ, और कंटिन्यूएशन में और द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंटिन्यूएशन में और द मैनेजिंग डायरेक्टर, और द मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रैकेट में लिखेंगे एमडी, ब्रैकेट में लिखेंगे एमडी और मैनेजर, और मैनेजर। ये बेसिकली हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 51 का सब क्लॉज ए। आपको सब क्लॉज नहीं लिखना, मत लिखो, मैं तो लिखाऊंगा। तो ए पॉइंट के अंदर 3 लोग हैं, कौन कौन है? सीईओ, एमडी और मैनेजर, और इन तीनों के बीच में और है। तो कंपनी में तीनों नहीं होंगे, तीनों में से एक ही होगा, या तो सीईओ ही होगा, या एमडी होगा, या मैनेजर ही होगा। बोलिए आया? तो की मैनेजरियल पर्सन मींस ए पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अब लिखेंगे बी पॉइंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सी पॉइंट लिखेंगे कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। डी पॉइंट लिखेंगे होल टाइम डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स। 6 लोग हो गए इन टोटलिटी में, वैसे 6 लोग हो गए, पॉइंट 4 ही हुए, लोग 6 हो गए। और लास्ट ई पॉइंट पर्सन्स एम्प्लॉयड 1 लेवल बिलो, persons employed 1 level below, persons employed 1 level below board of directors, persons employed 1 level below, अरे board of director all time director एक ही होता है लाला। persons employed 1 level below board of directors, ब्रैकेट में लिख लेंगे BOD, board of director याद रखना आसान होता है। यहां तक समझ में आया? ये लॉ में डेफिनेशन है किसकी? की मैनेजरियल पर्सनल यानी केएमपी के। आज के बाद वापस नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। सर मैं ऑलरेडी चैप्टर 10 में बता के आया हूं ये डेफिनेशन, और मैंने यही डेफिनेशन अभी आपको इस चैप्टर में वापस रिपीट करी, और ये चैप्टर 9 अभी चौथा ही चैप्टर चल रहा है। जो लोग अर्ली बर्ड से आए हुए हैं और जो शुरुआत से आए हुए उनका तो खैर फर्स्ट चैप्टर ही है। तो भैया इधर विच वेज मैं ये डेफिनेशन 2 बार बता चुका हूं, मैं तीसरी बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। कॉपी में लिखी हुई है, याद रहनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन करेगा? चलिए आज इतना ही रखते हैं। अब सुनिए मेरी बात, कल जब आएंगे तो कल की क्लास में सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 22 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 22 पढ़ के चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरी तरीके से कल इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। आज का आपका HW है फिनिश ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिनिश ऑल या रहने दो, इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस मैंने बुक में कोई दिए हुए भी नहीं है, क्योंकि इसमें आते नहीं है MCQ। आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो MCQ मत करना। सिर्फ ICA मॉड्यूल के क्वेश्चंस है जो मैं आपको बोलूंगा करने, पर वो मैं पहले आपको तरीका बताऊंगा क्वेश्चन करने का, उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो पता होगा ज्यादातर लोगों को स्टिल। अरे हाँ तू इंटेलिजेंट है बेटा, मेरे जैसे बुद्धू बच्चे भी तो बैठे हैं, तो उनके लिए मैं कल बताऊंगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। डन है क्या? चलिए। अरे बेटा मैं कुछ